हाय किड्स, वेलकम टू स्टडी रूम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों की पाठ्य पुस्तक का एक और चैप्टर जिसका शीर्षक है माय चाइल्डहुड। तो ज्यादा देरी नहीं करते एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो माय चाइल्डहुड जो है किसने लिखी है? जिन्होंने लिखी है उनको आई थिंक सब लोग जानते ही होंगे। उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे उनकी लाइफ से रिलेटेड ये कहानी है और आप लोगों को पढ़ के बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्म कथा का एक अध्याय है जिसका शीर्षक है विंग्स ऑफ फायर। तो क्या है विंग्स ऑफ फायर? नाम की उन्होंने एक किताब लिखी है बच्चों। तो उसको हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। ओके। जो कोई भी राइटर खुद लिखते हैं अपने बारे में, कोई राइटर हो या कोई भी व्यक्ति हो जो अपने बारे में खुद लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और अगर कोई दूसरा इंसान किसी और के बारे में लिखता है, सपोज अगर मैं कल को कलाम जी के बारे में कोई किताब लिखती हूँ तो वो होगी बायोग्राफी। ओके। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। एज लिटरेचर स्टूडेंट्स आपको ये चीज पता होनी चाहिए आई थिंक। तो उसी का एक छोटा सा भाग है जो कि इस किताब में हम पढ़ने वाले हैं। ओके। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Jainulabdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. तो जो कलाम साहब हैं वो ये बता रहे हैं कि वो अपने फादर की किस तरीके से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। उनके जो फादर थे वो किस फैमिली में बॉर्न हुए थे? एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुए थे। कहाँ पे बॉर्न हुए थे? तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे। और रामेश्वरम रामेश्वरम नाम की एक जगह पर उनका जन्म हुआ था, इन द मद्रास स्टेट, जो कि मद्रास के स्टेट में है। उनके पिता का नाम क्या था? जैनुलब्दीन। तो ये जो जैनुलब्दीन है ये नाम आप याद रखना। ही हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन। उनके पास कोई वैसे कही जाने वाली ऐसी शिक्षा नहीं थी, कोई कही जाने वाली औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन तब भी उनके पास क्या था? ना ही उनके पास ज्यादा पैसे थे, लेकिन उनके पास जो चीज थी वो थी ग्रेट इनेट विजडम। तो उनके पास बहुत ज्यादा विजडम था, बहुत ज्यादा उनके अंदर एक ज्ञान था, मतलब जो कि अंदर से आता है किसी भी इंसान में, जो खुद ब खुद होती है किसी भी इंसान में, एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। और वो बहुत ज्यादा उदार व्याधि टाइप के व्यक्ति थे। तो जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। लिखते रहना, मैं साथ के साथ हमेशा ये बोलती हूँ, अगर आप वीडियोस पहले देखते आ रहे हो तो आपको पता है कि मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं आज भी बोलूंगी कि आपको क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी खोलनी है और उसमें इन शब्दों को अंडरलाइन करके उनके हिंदी में वर्ड्स लिखते रहना है साइड बाय साइड। उसके बाद आपको रीडिंग लगाना है और आप देखोगे कि आपको झट से चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है? उदारता। समझ गए? समझ गए। So, he had an ideal helpmate in my mother, Ashyamma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our own family put together. तो उन्होंने क्या बोला है? दैट ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, मतलब हेल्प करने वाला। उनके अंदर उनकी जो माँ थी आशिया अम्मा, वो उनकी एक तरीके से सोलमेट थी, हेल्पमेट थी, सहायक थी। आई डू नॉट रिकॉल कि उनको ये याद नहीं है कि उनके घर में कितने लोग रोज खाना खाते थे। शी फेड एवरी डे, वो कितने लोगों को रोज भोजन करवाती थी। कितने लोगों को वो खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस।
लेकिन उनको इस बात का गारंटी है, कलाम साहब श्योर हैं कि वो बहुत ज्यादा लोगों को खाना खिलाती थी। उनके घर में जितने मेंबर्स थे उससे ज्यादा बाहर के व्यक्ति उनके यहाँ पर आकर खाना खिलाते थे। तो उनकी माँ कैसी थी, एक तरीके से अन्नपूर्णा थी जो सबको भोजन करवाती थी, पुट टुगेदर। तो उनकी एक बड़ी फैमिली थी, ये हमें समझ में आता है। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. So, कलाम साहब बोल रहे हैं, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, तो मैं बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा था। अपने घर के एक छोटा सा बालक था, शॉर्ट था मैं, उनकी जो हाइट थी वो छोटी थी, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। तो अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है, अलग टाइप की, अनकॉमन लुक्स वाला इंसान था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, टॉल पेरेंट्स थे उनके, टॉल थे मतलब लंबे थे, और बहुत ज्यादा हैंडसम थे मतलब कि सुंदर थे उनके माँ बाप। अनडिस्टिंग्विश्ड का भी आप लोग मतलब लिख लीजिए। अनडिस्टिंग्विश्ड का यहाँ पे मतलब है आम। अरे अरे यस, आम लुक्स, मतलब कुछ खास नहीं था, ऐसा कलाम साहब को लगता था खुद को देखकर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. तो अब कलाम जी बता रहे हैं कि वो कहाँ पर रहते थे। तो इट वॉज अ फेली लार्ज पक्का हाउस, वो काफी बड़ा था, पक्का घर था उन लोगों का, मेड ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, चूना मिट्टी, चूना मिट्टी और ब्रिक से बना हुआ था, मतलब ईंटों से बना हुआ था। ब्रिक इज ईंट एंड लाइमस्टोन इज चूना पत्थर। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, मॉस्क मतलब जहां पे मस्जिद था, मस्जिद वाली स्ट्रीट पर। तो माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। तो कलाम साहब बोलते हैं कि उनके पिता क्या थे, ऑस्टियर थे। इसका मतलब वो स्ट्रिक्ट थे, कठोर थे और रिजिड थे, ठीक है, कट्टर थे एक तरीके से। और उनको ज्यादा किसी भी चीजों का, मतलब जो जैसे दिखावटी चीजें होती है उनकी उनको जरूरत नहीं होती थी। वो बहुत सीधे साधे नॉर्मल इंसान थे, जिनको कोई भी ज्यादा अमीर शौक की उनको तलब नहीं होती थी। वो हमेशा बहुत ज्यादा सिंपल और साधारण सा जीवन जीने में विश्वास रखते थे। सो ही यूज्ड टू अवॉइड, तो वो क्या करते थे, अवॉइड करते थे ऐसी चीजों को जो कि ज्यादा, जिनकी ज्यादा जरूरत नहीं है। Okay? However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. तो कलाम साहब बोलते हैं कि जो उनका चाइल्डहुड था वो बहुत ज्यादा सिक्योर था। कैसा था, सिक्योर था इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सुरक्षित था, भावनात्मक रूप से भी और मटीरियली भी, ठीक है। तो उनका जो चाइल्डहुड क्यों सिक्योर था, क्योंकि उनको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। जो बेसिक चीजें होती थी सिंपल सी, जैसे कि खाना, अच्छी दवाई, है ना, अच्छा खाना, अच्छी दवाई, अच्छे कपड़े, वो सब उनको पहनने को मिल जाते थे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तात्विक रूप से भी और इमोशनल को क्या बोलेंगे, भावनात्मक। तो दोनों ही तरीकों से बहुत ज्यादा अच्छा उन्होंने अपना सीधा साधा सिंपल सा बचपन व्यतीत करा। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. तो क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध होने लग गया 1939 में। जब कलाम साहब 8 साल के थे, ऐसे कुछ रीजंस की वजह से जो खुद उनको भी नहीं पता, तो वहां पे क्या हुआ,
जहां पे वो रहते थे। टैमरिन सीड्स क्या होते हैं? व्हाट इज टैमरिन? इमली। तो इमली के बीजों की नीड हो गई मार्केट में। तो जब भी वो बाजार जाते थे तो वहां पे उस चीज की नीड होने लग गई, उस चीज की डिमांड बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप इन मॉस्क स्ट्रीट। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ वन अन्ना। सो वो क्या करते थे, वो जो सीड्स होते हैं, जो इमली के बीज होते हैं, वो कलेक्ट करते थे, उनको इकट्ठा करते थे और उनको बेच देते थे प्रोविजन शॉप में। कहाँ पे होती थी? जो कि मॉस्क स्ट्रीट में, मस्जिद वाली गली में वो उन्हें बेच देते थे। और एक दिन का कलेक्शन, एक दिन का जितना भी इकट्ठा होता था उनके पास, जो भी रुपया पैसा, वो उनको एक सम प्रोवाइड कराता था। मतलब कितना? वन अन्ना मिलता था। तो एक आना, जिसे बोलते थे ना, आने चलते थे हमारे मामा पापा के टाइम पे। अभी तो 1 रुपया होता है, फिर 10 रुपीज होते हैं, फिर 100 रुपीज होते हैं। आजकल तो 100 रुपीज में भी कुछ नहीं आता है और तब वन अन्ना में भी बहुत सारी चीजें वो इकट्ठा कर देते थे। गॉट इट? My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamati. Our era, being isolated, was completely unaffected by the war. So उनके जो ब्रदर इन लॉ कौन होते हैं? ब्रदर इन लॉ इज द सिस्टर्स ब्रदर, मतलब उनकी बहन के जो हस्बैंड थे, उनका नाम था जलालुद्दीन। वो उनको कहाँ की स्टोरीज सुनाते थे? वॉर की स्टोरीज सुनाते थे, युद्ध की कहानियां सुनाते थे बच्चों। कोई ना कोई होता है ना कि जो बताते हैं हमारे घर में। हमारे टाइम पे ऐसा होता था। जैसे कि मैं एक उदाहरण देके बताती हूँ। यदि आपके घर में कोई पार्टीशन से आया हो, कुछ पंजाबी फैमिलीज के बहुत सारे लोग हैं जो पार्टीशन के बाद इंडिया आए हैं, तो उन लोगों के, उन बच्चों के दादा दादी को पता होता है कि पार्टीशन से पहले वो लाहौर में रहते थे या पाकिस्तान में रहते थे और किस तरीके से वो है। तो वो कहानियां सुनाते थे। तो सिमिलरली कलाम साहब को उनके जो जीजाजी थे वो कहानी सुनाते थे युद्ध की। आवर एरिया, उनका जो एरिया था, बीइंग आइसोलेटेड, तो वो दूर था इन सब जगहों से, तो वो अनअफेक्टेड बाय द वॉर था। तो वहां पे वॉर का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ गया? कोई भी उससे एक बुरा प्रभाव उसका नहीं पड़ा। किसका नहीं पड़ा? द्वितीय विश्व युद्ध का। But soon, लेकिन जल्द ही, India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at the Rameshwaram station. But जल्द ही इंडिया को क्या किया गया? Allied forces को ज्वाइन करने के लिए। Allied forces कौन सी forces होती है बच्चों? Allied forces होती हैं जो भी मिले हुए होते हैं देश साथ में, राइट? तो युद्ध के टाइम पे उसको भी भर्ती होना पड़ गया फौज में। सारे के सारे जितने भी देश थे उनकी आर्मी में जाना पड़ गया और एक तरीके से स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया। इमरजेंसी क्या होती है? आपातकालीन की स्थिति पूरे देश में डिक्लेयर कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम, उसका सबसे पहला प्रभाव कहाँ पे पड़ा? सस्पेंशन का, मतलब कि बंद कर दिया था, निलंबन कर दिया था ट्रेन का। कहाँ पर? रामेश्वरम स्टेशन पे। तो क्या निलंबन कर दिया था? इसको यहाँ पे भी लिख देती हूँ, निलंबन। किस चीज का निलंबन कर दिया था? ट्रेन का। कहाँ पे कर दिया था? रामेश्वरम स्टेशन पे। हॉल्ट करने का मतलब होता है बंद कर देना या रोक देना किसी चीज को। तो ये हो गया था। तो इसका मतलब फर्क पड़ रहा था वॉर का, युद्ध का। The newspapers now had to be bundled and thrown out of the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. So what happened was, जो अखबार होते थे उनका गुच्छा बनाकर, उनका एक तरीके से उनकी गठरी बनाकर उनको फेंक दिया जाता था चलती हुई ट्रेन से। कहाँ पर? रामेश्वरम की रोड पर। बंडल करने का मतलब होता है गठरी बनाना। रामेश्वरम रोड पे भेज दिया गया, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच की किसी जगह पर। ओके? That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally, I filled the slot.
तो दैट फोर्स, तो उसने क्या किया, उसने फोर्स किया उनके कजिन को, जो उनका नाम था शमसुद्दीन को, जो कि क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे बच्चों, मतलब बांटते थे न्यूज़पेपर्स कहाँ पे, रामेश्वरम में। तो उनको क्या लगा कि उनको चलो किसी सहायक की जरूरत पड़ सकती है, और नेचुरली कलाम साहब ने बोला कि चलो मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा। तो उन्होंने भी न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करने का, अखबार एकत्रित करने का काम शुरू कर दिया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस हाफ अ सेंचुरी लेटर। I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. तो क्या हुआ, शमसुद्दीन साहब ने उनकी हेल्प करी, उनकी फर्स्ट वेज मतलब उनकी पहली वेज क्या होती है, वेतन, राइट। तो उनका जो पहला वेतन था जब उन्होंने एकत्रित किया, तो कलाम साहब बोलते हैं कि वो हाफ अ सेंचुरी लेटर भी, मतलब ऑलमोस्ट 50 साल बाद भी उस चीज को महसूस कर सकते हैं कि उनको कितनी खुशी हुई थी जब उन्होंने अपनी पहली कमाई को अपने हाथ में लिया था। व्हेन ही अर्नड, जब उन्होंने कमाया उनका अपना पैसा फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब उन्होंने खुद के पैसे कमाए थे, तो उनको कितना अच्छा लगा था। तो आजकल के ज़माने में मनी गिव्स यू पावर। आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो जब आपके पास पैसे आने स्टार्ट होते हैं, आपको लगता है कि यू आर पावरफुल। सो उनको भी ऐसा ही लगा, उनको बहुत अजीब सी खुशी हुई अंदर से ही, जो उनको एक्सपीरियंस हुई, उनको महसूस हुई। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. तो कलाम साहब बोलते हैं कि हर एक बच्चा जो पैदा होता है वो किन चीज़ों के साथ पैदा होता है, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं होती हैं किसी हर किसी बच्चे में, कोई ना कोई विशेषता होती है, इनटू अ स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर, एक एक किसी एक सोशो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक एनवायरनमेंट में, माहौल में वो जन्म लेता है, जो कि भावात्मक रूप से भी अलग होता है, और अलग अलग तरीकों से उसकी तरबियत होती है, अलग अलग तरीकों से वो बड़ा होते हैं बाय द फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और हर किसी के मम्मी पापा अलग अलग तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ उसके अंदर ऐसी चीजें होती है, इनहेरिट करने का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे कि पूर्वजों से अपने हासिल कर लेना, जीन्स में हमें मिलना, तो हासिल कर लेना, जो हमें पहले से ही मिलती हैं, हमें बाय बर्थ वो चीजें मिल जाती हैं, तो उसको बोलते हैं इनहेरिट करना। आई इनहेरिटेड। तो अब कलाम साहब बता रहे हैं कि उन्होंने क्या पाया, उन्होंने कौन सी विशेषता थी जिसको उन्होंने हासिल करा। तो वो बताते हैं कलाम सर कि उन्होंने क्या क्या इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से। तो उन्होंने पहली चीज जो इनहेरिट करी वो क्या थी, फेथ इन गुडनेस, हमेशा अच्छाई में विश्वास रखना। फेथ क्या होता है, विश्वास। एंड डीप काइंडनेस, और बहुत ज्यादा काइंडनेस, इसका मतलब दयालुता। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और उनके बाकी के जो 3 भाई बहन थे, उन्होंने भी अपने पिता से यही सीखा। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंद एंड शिव प्रकाश। तो उनके ये 3 दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। तो अब वो बताएंगे कि किस तरीके से घटनाएं थी कुछ कुछ जिन्होंने उनके बचपन में बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। ठीक है, तो कलाम सर ने क्या बताया हमें कि उन्होंने किस तरीके से अपने माता पिता से क्या क्या ग्रहण किया, क्या क्या पाया। तो उन्होंने फेथ इन गुडनेस पाया अपने पिताजी से, एंड सॉरी, फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस पाया उन्होंने अपनी माता जी से। एंड फ्रॉम हिज फादर उन्होंने क्या पाया, ऑनेस्टी, हमेशा सच बोलना, हमेशा झूठ कभी ना बोलना, ऑनेस्ट रहना, सेल्फ डिसिप्लिन, और खुद को हमेशा अनुशासित रखना सीखा उन्होंने अपने पिता से। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है बच्चों, अनुशासन, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। तो उनके जितने भी दोस्त थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज से। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, तो वो थोड़े रूढ़िवादी तो थे,
कट्टर तो थे, लेकिन कभी भी, अब आगे पता चलेगा कि कभी भी कलाम सर को ये नहीं लगा कि उन्होंने कभी भी उनके किसी भी दोस्त से कुछ बहुत ज्यादा इन इक्वालिटी को फेस किया। अब कैसे होगा वो हमें आगे आगे पता चलेगा। एज चिल्ड्रन, जब वो छोटे थे, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस, उन्होंने कभी भी कोई भी डिफरेंस मतलब कोई भी फर्क महसूस नहीं किया बच्चों अमंग ourselves, उनके अपने बीच में, बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंसेस, क्योंकि उनका धर्म अलग अलग था, या उनकी जो अपब्रिंगिंग मतलब उनकी जो परवरिश थी वो अलग अलग थी। तो उनको कभी नहीं लगा कि वो किसी भी रूप में अलग है इन सब लोगों से। उन्हें कभी नहीं लगा कि उनके जो हिंदू दोस्त हैं वो कुछ अलग है उनसे, क्योंकि वो एक मुसलमान है, सिर्फ इसीलिए उनको कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। तो जो रामेश्वरम का जो सबसे बड़ा मंदिर था, वहां के पंडित जी जो पुजारी थे, प्रीस्ट कौन होते हैं, जो सबसे बड़े पुजारी थे, रामानंद शास्त्री उनका बेटा था। तो तब भी देखो वो कितने अच्छे दोस्त थे, इसका मतलब उनके अंदर धार्मिक भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था। लेटर ही, बाद में, ही took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. Aravindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. तो उनके जितने भी दोस्त थे उन्होंने भी अपने अपने कार्य को आसानी से, उन्होंने भी अपने अपने कार्यों को आराम से ले लिया। जो उनके एक दोस्त थे रामेश्वरम, वो भी उन्होंने अपने पिता का कार्यभार संभाला। अरविंदन कहाँ चले गए, बिजनेस में चले गए, ट्रांसपोर्ट के, पिलग्रिम्स को जो अरेंज करवाते हैं। पिलग्रिम्स कौन होते हैं, तीर्थयात्री। एंड शिव प्रकाशन कौन बन गए, केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए सदर्न रेलवेज के लिए। तो उन्होंने रेलवेज में काम करा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, आवर फैमिली इज यूज्ड टू arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called the Ramatirtha, which was near our house. तो एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी के टाइम पर उनकी जो फैमिली होती थी वो क्या अरेंज करती थी, बोट्स अरेंज करती थी विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक खास मकसद से, एक खास प्लेटफॉर्म पर, एक खास जगह पर, फॉर कैरिंग आइडल्स। क्यों, आइडल्स कैरी करने के लिए। आइडल्स क्या होते हैं बच्चों, मूर्ति। मूर्ति कैरी करने के लिए प्लेटफॉर्म पे वो बोट्स अरेंज करवाते थे। किसकी मूर्ति, मूर्ति ऑफ कोर्स भगवान जी की मूर्ति। कहाँ से लाने के लिए, मंदिर से लाने के लिए। और उनको कहाँ लेके जाते थे, जहाँ पे वो शादी का जो स्थल होता था वहां पे उनको लेके जाते थे। और वो कहाँ पे स्थित होता था, एक पॉन्ड के बीच में, मतलब एक तालाब के बीच में स्थित होता था, जिसका नाम था राम तीर्थ, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के घर के पास में पड़ता था। तो ये एक उनका जो नित्य कर्म था, बेसिकली नित्य का रूटीन था। जब भी ये समय आता था तो वो उनकी जो फैमिली थी, कलाम साहब की फैमिली, वो ये करती थी। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. तो वो बताते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब कि किस तरीके से जो इवेंट्स होते थे वहाँ के, जितने भी वहाँ पे कार्यक्रम होता था, तो रामायण का। और प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन होता है, प्रॉफिट कौन होता है, जो भी गुरु जो होते हैं, उनकी जो, उनके बारे में जो भी कहानियां होती हैं, वो उनकी माँ और दादी उनको बेड टाइम मतलब सोने से पहले जो बच्चों को दादी नानी की कहानियां सुनाया करती हैं, वैसी कहानियां जो थी वो रामायण से रिलेटेड उनको सुनाई जाती थी, उनको और उनके घर के बाकी बच्चों को। एक दिन जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, ये क्या था, उनके स्कूल का नाम था। इस स्कूल में वो पढ़ा करते थे। बेड टाइम स्टोरीज कौन सी होती है, दादी नानी वाली कहानियां, तो दादी नानी सुनाया करती थी। राइट, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, तो उनकी क्लास में एक नए टीचर जो थे वो आए। तो अब यहाँ पे देखना समझ में आएगा कि कैसे उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ जो, जिसका बहुत ज्यादा एक डीप इम्पैक्ट पड़ा, उनका बहुत ज्यादा उसने कलाम साहब के जीवन को बहुत ज्यादा उस चीज ने
आकार दिया एक तरीके से। तो वो एक दो घटनाएं और हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम and I always sat in the front row next to Ramananda Shastri, who wore the sacred thread. So the new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. तो वो क्या करते थे, ये कैप पहनते थे। मुसलमानों की एक कैप होती है ना, व्हाइट वाली टोपी जो पहनते हैं, तो वो इस तरीके की टोपी पहन के जो बताती थी कि वो मुसलमान है, वो पहन के वो आगे बैठते थे। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो, और हमेशा वो सबसे फर्स्ट रो में बैठते थे, पहली प्रथम रो में वो बैठा करते थे। किसके साथ बैठते थे? अपने फ्रेंड के साथ बैठेंगे ऑब्वियसली, रामानंद शास्त्री जी के साथ वो बैठा करते थे। तो हु रोड द सेक्रेट थ्रेड, सेक्रेट थ्रेड कौन सा होता है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? कलावा पहनते थे वो। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक, तो वो जो नए टीचर जो आए उनके पेट में ये बात पच नहीं पाई कि एक हिंदू वो भी प्रीस्ट मतलब पुजारी का बेटा एक मुसलमान के साथ बैठा है। तो जो उनके अध्यापक जी थे जो नए नए आए थे, उनको ये चीज कुछ रास नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया उसके बाद, इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramananda Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. तो उसके बाद जो उनके अध्यापक थे, उन्होंने कलाम जी को बोला कि आप जाके सबसे वाली लास्ट वाली सीट पर बैठ जाओ, इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग। किसके आधार पर? अकॉर्डेंस का मतलब आधार पर, सोशल रैंकिंग सामाजिक रैंक के हिसाब से, एज अ न्यू टीचर सॉ इट, जैसा कि उन नए टीचर को लगा। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, तो उनको लास्ट वाली बेंच पे ले जाकर बैठने को बोल दिया। आई फेल्ट वेरी सैड, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी बच्चे को ये चीज अच्छा नहीं लगेगा। तो कलाम साहब को भी बहुत बुरा लगा, एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। लेकिन उनके दोस्त को भी बहुत बुरा लगा। जो उनके दोस्त थे वो बहुत ज्यादा अटली डाउनकास्ट, उनको बहुत ज्यादा डाउनकास्ट सा फील हो रहा था। डाउनकास्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? वो बहुत ज्यादा मायूस लग रहे थे। लिख देती हूँ मैं, बहुत ज्यादा मायूस देखने में लग रहे थे एज कलाम साहब जब उठकर खड़े हुए और सबसे लास्ट वाली सीट पर जाके जब वो बैठे। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. After school, we went home and told our respective parents about the incident. तो जो उनका जो चेहरा था, जो उनकी इमेज थी, जब वो रो रहे थे, जब वो शिफ्ट हुए लास्ट रो में, कौन? कलाम साहब, जब वो सबसे पीछे जाके बैठ गए, तो उसने क्या छोड़ा? एक लास्टिंग इम्प्रेशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि किस चीज ने उनके ऊपर एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ा। तो किस चीज ने उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करा कि जो वो पीछे जाके जब कलाम साहब बैठे तो उनके दोस्त भी रोने लग गए, उनकी आंखों से आंसू आने लग गए। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, और हम लोग आफ्टर स्कूल, स्कूल खत्म होने के पश्चात कलाम साहब और उनके जो दोस्त थे वो घर गए, और उन्होंने ये किस्सा, ये जो कहानी थी, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव मतलब अपने 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 माता पिता को उस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. उसके बाद एक बहुत ज्यादा अच्छी घटना ये हुई कि जो लक्ष्मण शास्त्री थे, उन्होंने, शास्त्री जी ने क्या किया? समन किया, मतलब बुलाया टीचर को, उन अध्यापक जी को, और उनको उन्होंने समझाया कि उनको इनोसेंट मतलब जो बहुत ज्यादा नादान मासूम बालक होते हैं, उनके मन में ऐसी ऐसी चीजों को उनको और ज्यादा बढ़ावा उसको नहीं देना चाहिए, उसका उसका एक तरीके से जहर नहीं घोलना चाहिए धार्मिक असमानताओं का, कम्युनल हार्म इनटॉलरेंस का, इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। इनोसेंट का मतलब नादान बच्चों के अंदर कॉमन इनटॉलरेंस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। किसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए? सांप्रदायिक असहिष्णुता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल, तो उन्होंने बहुत उनको साफ साफ बोल दिया उन अध्यापक को कि वो माफी मांगे। अपोलोजाइज का मतलब माफी मांगे बच्चों से, या फिर वो जो है स्कूल छोड़ के चले जाएं और उस द्वीप से भी चले जाएं। आइलैंड का मतलब क्या होता है?
read. Not only did the teacher regret this behavior, तो क्या हुआ, उनको अपने इस जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया, इस व्यवहार का उनको बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ, रिग्रेट हुआ, बहुत उनको लगा कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, जो उनका जो एक उनकी जो मान्यता थी लक्ष्मण शास्त्री की, उसने क्या हमें बताया कि अल्टीमेटली इट रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर. तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो टीचर थे वो रिफॉर्म हो गए, मतलब वो बदल गए. रिफॉर्म होने का मतलब है यहाँ पे कि वो एक तरीके से उनमें परिवर्तन आया. परिवर्तन आना या परिवर्तित हो जाना. ठीक है. अब उसके बाद क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या था कि उनके आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने धार्मिक असमानता होने के बावजूद उनको कभी भी ये चीज महसूस होने नहीं दी थी. कितनी बड़ी बात है. इसलिए बोलते हैं हमारा जो भारत है वो अनेकता में एकता देखने को मिलती है. हम लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच में एकता का भाव है, और यही चीज हमें जोड़े रखती है. On the whole, this small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. तो जो रामेश्वरम का जो एरिया था वो बहुत ज्यादा कठोर था, रिजिड था. रिजिड का मतलब कट्टर था. इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन मतलब अलगाववाद, अलगाव होता था वहां पे. ऑफ दो डिफरेंट अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स के, जो जितने भी अलग अलग समाज के वर्ग हैं उनके अलगाववाद को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते थे कि हाँ, अगर आप हिंदू हो तो आप यहाँ रहोगे, मुसलमान हो तो आप यहाँ रहोगे. However, लेकिन my science teacher Shiva Subramanya Iyer thought as an orthodox Brahmin with a very conservative wife was something of a rebel. तो क्या हुआ, जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जो साइंस के टीचर थे वो बहुत अच्छे थे. शिव सुब्रमण्यम अय्यर उनका नाम था. वो एक कट्टर ब्राह्मण तो थे, और उनकी जो वाइफ थी वो भी बहुत ज्यादा कट्टर थी. कंजर्वेटिव का मतलब कट्टर थी, और ज्यादा ब्रॉड सोच नहीं रखती थी. ठीक है. बट वो क्या थे, जो रास शिव सुब्रमण्य अय्यर थे वो कौन क्या थे, रिबेल थे. रिबेल का मतलब क्या होता है, एक तरीके के बागी थे. मतलब वो ऐसी सोच नहीं रखते थे, वो थोड़े अलग विचार के व्यक्ति थे. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स. तो वो ये जितने भी समाज के बनाए हुए जो एक तरीके से रूढ़ियां होती हैं उनको तोड़ने का पूरा प्रयास करते थे, सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजीली, ताकि अलग अलग समाज के लोग जो है आसानी से मिलजुल कर रह पाए. मिंगल मतलब मेल जोल के साथ अच्छे से रह पाए. ठीक है. ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, और वो अब मेरे साथ मतलब किसके साथ, मेरे साथ नहीं, कलाम साहब के साथ घंटों बिताते थे, उनको पढ़ाते थे. सो दैट यू आर, एंड वो उनको कहते थे, कलाम कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज. तो वो ये बोलते थे कि कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ो लिखो और तुम बहुत बड़े आदमी बनो, ताकि जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी तुम तुलना, तुम उनके उन तक उनके जैसे तुम बन पाओ. वन डे, एक दिन, ही इनवाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील. उन्होंने, किसने, जो उनके साइंस टीचर थे, उन्होंने कलाम साहब को अपने घर पे किसके लिए बुलाया, खाने के लिए, मतलब भोजन पर आमंत्रित करा. हिज वाइफ, उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइड, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई उस चीज से, उनको बहुत ज्यादा एक तरीके से सदमा लगा एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन. शी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन. तो क्या हुआ, उनकी जो वाइफ थी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने, उनके जो हस्बैंड है, उनके जो पति है, उन्होंने एक मुसलमान लड़के को खाने पे आमंत्रित कर दिया. तो उन्होंने उनको खाना परोसने से मना कर दिया या फिर इनकार कर दिया अपने किचन में खाना सर्व करने से. Shiva Subramaniam Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his. तो जो शिव सुब्रमण्य अय्यर थे वो आसानी से व्याकुल नहीं हुए, और वो अपनी बीवी से ज्यादा नाराज भी नहीं हुए, अपनी पत्नी से. लेकिन वो क्या किया उन्होंने, उसकी बजाय वो बैठ गए और कलाम को खुद अपने हाथों से बैठकर खिलाने लग गए. क्या खिलाने लग गए, खाना खिलाने लग गए.
His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. तो वो उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो धर्म पत्नी थी, शी वॉच्ड अस, वो देख रही थी उनको फ्रॉम बिहाइंड द किचन फ्लोर, पीछे से देख रही थी. एंड आई वॉज वंडरिंग वेदर शी had observed any difference, कि उन्होंने कोई ज्यादा अंतर महसूस करा हो उनके खाने के तरीके में, क्या वो अलग तरीके से खाते थे दूसरों से, कि मैं अलग तरीके से चावल खा रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ या फिर सफाई कर रहा हूँ खाना खाने के बाद. तो उनको वो कलाम साहब को लगा कि क्या मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, कोई आपको कुछ देखे तो आप कॉन्शियस हो जाते हो ना, आप सोचने लगते हो अरे मैं क्या कर रहा हूँ, तो ऐसे ही उनको भी लगा. तो when I was leaving his house, Sivasubramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. तो सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी जी वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, अय्यर जी वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे. उन्होंने जान के कलाम साहब को अपने घर पे आमंत्रित किया था ताकि वो अपनी पत्नी को समझा पाए कि धार्मिक असमानताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, असलियत में हम सब इंसान हैं और इंसानियत ही हम सबका सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए. तो उन्होंने फिर से उन्हें खाने पे आमंत्रित किया, डिनर नहीं सॉरी, इनवाइटेड मी अगेन. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, तो वो बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे थे कलाम साहब की, नहीं मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि उनकी वाइफ को अच्छा नहीं लगा था. तो उन्होंने कहा था कि अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो ऐसी चीजों का हमें कन्फ्रंट करना पड़ेगा, इनका मतलब हमें सामना करना पड़ेगा. तो कहाँ से तो चेंज, देखा चेंज कहाँ से स्टार्ट होता है, चेंज स्टार्ट होता है एट वेरी ग्राउंड लेवल. अगर हम बोलेंगे अरे हमारे देश में तो धार्मिक असमानता है और हम खुद ही मतलब बहुत ज्यादा इन सब चीजों में हम रूढ़ीवादी हैं, नैरो माइंडेड सोच रखते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें खुद को बदलना होगा पहले, तब जाके हम दुनिया को बदल पाएंगे. When I visited his house the next week, Shiva Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. तो अब यहाँ पे उनकी जो पत्नी थी उनका भी परिवर्तन हो चुका था, मन परिवर्तित हो गया था, उनको भी समझ में आ गया था कि ये सब कुछ नहीं होता. तो उन्होंने खुद अपने हाथों से कलाम साहब को खाना खिलाया, किचन में ले गई और सर्व किया, मतलब उनको परोसा खाना उनके अपने हाथों से. ठीक है. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और इंडिया का जीतना स्वाभाविक था, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, तो गांधी जी ने किस चीज का नारा दिया था कि जो भारतीय लोग हैं वो अपना भारत खुद बनाएंगे, खुद अपने देश का को बिल्ड करेंगे, मतलब खुद अपने देश का वो लोग निर्माण करेंगे. ऐसा किसने बोल दिया था, गांधी जी ने बोल दिया था. The whole country was filled with unprecedented optimism. तो पूरे देश में क्या किस चीज की भावना फैल गई थी, एक ऑप्टिमिज्म फैल गया. तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक तरफ जब देश बदल रहा था, गांधी जी ने बोल दिया था कि अब भारत को आजादी मिल जाएगी या भारत अब खुद बड़ा हो जाएगा, तो उसी के साथ अब आगे हमें पता चलेगा कि कलाम जी के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे. किस तरीके के बदलाव आ रहे थे आप देखते हैं. I asked my father for permission to leave रामेश्वरम. तो अब ये समय था कि जब भारत भी आजाद हो रहा था और कलाम साहब ने अपने पिता से पूछा कि क्या वो अपना घर छोड़कर बाहर जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानंतपुरम. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. तो उनके पिता बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे. उन्होंने उनको बोला कि मुझे पता है कि तुम्हें अगर ग्रो करना है, अगर तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें घर से दूर जाकर रहना पड़ेगा. तो क्या होता है ना कि जब आप घर में रहते हो तो कभी कभी क्या होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती क्योंकि घर में 100 काम होते हैं, तो उसके लिए आपको घर से दूर जाके रहना पड़ता है. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. उन्होंने कहा कि आपके जो बच्चे हैं वह
अक्सर में आपके बच्चे नहीं हैं, वो उन्होंने उनकी वाइफ को समझाया, अपनी पत्नी को समझाया, एपीजे अब्दुल कलाम की माँ को समझाया, क्योंकि माएँ थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, थोड़ी सी भावुक होती हैं अपने बच्चों को लेके, तो वो चाहती होंगी कि उनका बच्चा घर में ही रह के पढ़ाई करे, लेकिन उनके पिताजी ने उनकी माता जी को समझाया कि दूर जाके भी पढ़ना, बहुत ज्यादा हेजिटेंट, जो कि हिचकिचा रही थी बेसिकली, उनको समझाया। समझ आया? दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ, लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। तो वो हमारे बच्चे नहीं, उन्होंने कहा कि वो अब जीवन में अपना कुछ करने के लिए आए हैं। जीवन की लालसा, सबकी अपनी अपनी ना जीवन की एक लॉन्गिंग होती है, अपनी अपनी जीवन की एक लालसा होती है। अब जैसे मैं बैठी हूँ, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेरे जीवन का एक अलग मकसद हो सकता है, आपके जीवन का कोई अलग मकसद हो सकता है। ऐसे ही कलाम साहब की लाइफ का भी कोई अलग मकसद था। क्या मकसद था? आगे जाके उन्होंने अपने देश को समर्पित कर दिया अपना जीवन। दे कम थ्रू यू, वो आपके थ्रू आए हैं। हम अपने माता पिता की संतान है, लेकिन कभी कभी हमें बड़े बड़े कार्य करने होते हैं। यू मे गिव देम योर लव, आप अपना प्रेम उन्हें दे सकते हो, लेकिन अपने थॉट्स उन्हें, अपने विचार आप उन पर इम्पोज नहीं कर सकते। विचार उनके अपने बनेंगे, वो अपने विचारों के साथ बड़े होंगे, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। उनकी अपनी विचारधारा है, उनके अपनी एक सोचने समझने की क्षमता है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और इसी के साथ यहाँ पे ये बहुत अच्छा चैप्टर खत्म होता है। रिविजन करने से पहले हम चलते हैं, महत्वपूर्ण शब्द, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अर्स्ट वाइल का मतलब क्या होता है? भूतपूर्व। इनेट का मतलब कोई भी गुण जो जन्मजात हो, जो हमें जेनेटिकली मिलती है। ये क्या बना हुआ है देखो, साइंस पढ़ते हो ना, क्रोमोसोम बना हुआ है, ओके, और डीएनए होता है इसमें। इंग्लिश के साथ टीचर जी साइंस भी पढ़ा रही है। ऑस्टेयर का मतलब मैंने बताया था, सरल, सख्त और गंभीर। कौन थे? कलाम सर के पिताजी। प्रिंसली सम मतलब उदार राशि। एलाइड फोर्सेस का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूके, यूएस और रूस की जो सेनाएं थी, उन तीनों को कंबाइन, तीनों फोर्सेस को कंबाइन रूप से क्या बोला जाता था? एलाइड फोर्सेस। ओके। अन्ना कौन होता है? पुराना भारतीय सिक्का होता है जिसकी कीमत 6 पैसे होती है, आना जिसको बोलते हैं। कुड नॉट स्टमक, कौन कुड नॉट स्टमक? हु कुड नॉट स्टमक अ मुस्लिम बॉय? जो अध्यापक जी थे, बर्दाश्त नहीं कर पाए। डाउनकास्ट मतलब उदास हो जाना या फिर। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? एक मजबूत राय या विश्वास, मान्यता किसी भी व्यक्ति की। तो आई एम श्योर आप ये जितने भी प्रश्न हैं उन सब के जवाब अच्छे से दे पाओगे इसके बाद। और अगली वीडियो में हम यहाँ एक क्विक रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया है तो आप इम्पॉर्टेंट टर्म्स को नोट करते रहना, इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ना। हम लोग मिलते हैं इस चैप्टर के क्विक रिवीजन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, एंड गुड बाय।